एग्जाम के मौसम में हो, टाइम तो बचा कम है। एग्जाम के मौसम में टाइम तो बचा कम है। तू घर से निकल आया, ट्यूशन भी नहीं आया। एडू फाइबर में अब तू पढ़ ले रे, तू पढ़ ले रे बाबू। अभी समय तो जरा कम है रे, सुन बाबू। एडू फाइबर में अब तू पढ़ ले रे, तू पढ़ ले रे बाबू। अभी समय तो जरा कम है रे। तो बच्चों, आपका स्वागत है एडुफाइबर एजुकेशन पे। आज मैं आपको बताऊंगा धातु और धातु के एमसीक्यू प्रश्न जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है बाबू, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? कह रहा है कि कौन सा ऐसा अधातु है भाई जो विद्युत का सुचालक होता है। अधातु का बात किया जा रहा है। देखिए, जनरली जितने धातु होते हैं, धातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है भाई कौन सा धातु है जो अपवाद भी है, वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं भाई, कॉपर तो धातु है, चलिए सल्फर तो होगा नहीं, हीरा तो होगा नहीं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत और उष्मा का क्या होता है बच्चों, सुचालक होता है। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर जाती है जिससे विद्युत धारा का निर्माण होता है, या विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से की जा सकती है। दूसरा प्रश्न को देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है भाई, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन का तेल बोला जा रहा है। तो कौन सा ऐसा धातु भाई जिसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? चेक कर लेते हैं भाई। इसमें से जो अभिक्रियाशील धातु होगी तो सोडियम। सोडियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है जिसको हम वायु में जैसे ही रखते हैं भाई वो जलने लगता है, वो वायु के साथ अभिक्रिया कर लेती है और ज्वलनशील पदार्थ बन जाती है या जलने लगती है। तो इसीलिए उसको जलने से बचाने के लिए हम केरोसिन के तेल में डुबो देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, और जब ऑक्सीजन किसी को मिलेगा नहीं तो बच्चा वो कभी जलेगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बच्चों। निम्न में से कौन धातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? भाई पानी में कौन सा ऐसा धातु है जिसको पानी में डुबा कर रखते हैं? इसका मतलब वो अभिक्रियाशील होगा। अभिक्रियाशील है इसीलिए हम पानी में डुबो कर रख रहे हैं, तब तक उसमें आग ना पकड़े। तो पानी में डुबो कर अगर हम रखेंगे उसको तो पानी में आग लगता नहीं है। इस अधातु में कौन सा है भाई? तो ये है श्वेत फास्फोरस। जो सफेद फास्फोरस होता है उसको पानी में हम लोग डुबो कर रखते हैं, और पानी में डुबाने से क्या होता है, उसमें आग लगता नहीं है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 4। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र का अर्थ होता है बच्चों तांबा। तांबा और टीन को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है भाई? तो तांबा और टीन को जब हम लोग मिलाते हैं तो बनता है कांसा। और इसी में एक है पीतल। पीतल में क्या होता है बच्चों, Cu प्लस Zn। तांबा और जस्ता जब हम लोग मिलाते हैं तो बनता है भाई पीतल। इसका ट्रिक है पिताजी। और कांसा बनता है तांबा और टीन से। तो आपको याद करके रख लेना है बच्चों। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई 5वां नंबर प्रश्न, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा यानी पीबी। तो सीसा को पीबी से दिखाते हैं भाई, और टीन को एसएन से दिखाते हैं। इन दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो यहाँ पे सोल्डर का निर्माण होता है। सोल्डर हम लोग यहाँ पे कहेंगे इसको, तो आपको याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? भाई जैसे साबुन को काटते हैं, केक को काटते हैं चाकू से ना, उसी प्रकार इसमें पूछा जा रहा है एक ऐसा धातु है जिसको आसानी से चाकू चला के दो फाड़ा कर सकते हैं, काट सकते हैं, टुकड़ा कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा होगा? यानी मुलायम धातु होगा तभी ना कर सकते हैं। तो इसमें से सोडियम हो जाएगा। सोडियम एक ऐसा धातु है, बहुत ही मुलायम होता है, जिसको आसानी से चाकू द्वारा काटा जा सकता है। ऊपर से अभिक्रियाशील भी होता है। इसको जैसे ही वायु के संपर्क में लेके जाते हैं तो ये आग पकड़ लेती है, ये जलने लगती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है कि 4 ऑप्शन हमारे पास, कौन कम अभिक्रियाशील है, यानी जो वायु के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है। तो मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो ये जो कॉपर है ना बच्चों, इन तीनों से देखिए यम यम यम,
एक एक ग्रुप का पार्टी है तो इसको छोड़ दिए, लेकिन इसमें यम है नहीं। तो कॉपर जो है, जिसको तांबा कहते हैं, तांबा एक कम अभिक्रियाशील धातु है जो वायु के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है भाई, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न अभी तक बहुत बार पूछा गया है, हर साल रिपीट होने वाला प्रश्न है बच्चों, तो आपको ध्यान देना है। इसमें बोला गया भाई अधातु के बारे में जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं भाई, ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम, इन चारों में से क्या इसका सही उत्तर हो सकता है। तो बच्चों आपको यहाँ पे टिक लगाना है ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो प्रकृति में द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातु में अगर हम बात करें बच्चों, धातु में अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपको मारना है बच्चों पारा, जिसको हम लोग मर्क्यूरी इंग्लिश में बोलते हैं, और सिंबल इसका होता है Hg। तो आपका देखिए 9th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें धातु के बारे में बोला गया है, उलझा देता है बच्चों धातु अधातु में। तो आपको याद करके रखना है भाई, अधातु है तो ब्रोमीन और धातु है तो पारा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक लगा देना है, यही आपको सही उत्तर यानी सही अंक यही आपको देगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट का बात किया जा रहा है भाई, ये कौन सा अयस्क से बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है, ये पूछा गया है। तो बॉक्साइट जो होता है बच्चों वो एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम से बॉक्साइट के अंदर से क्या निकलता है बच्चों? एल्युमिनियम निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद हो, देखो मिश्र धातु किसको कहा जाता है? जब कोई धातुओं को एक साथ मिलाया जाता है, कई धातुओं को एक साथ मिलाया जाता है प्रगलन मेथड द्वारा, मतलब गला के, तो उस समय जो धातु बनती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मिश्र धातु कहते हैं। और इस मिश्र धातु में अगर एक धातु पारा हो तो उसका एक अलग नाम कहलाता है, अलग नाम से वो जाना जाता है, जिसे हम अमलगम के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, अमलगम। जब किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा शामिल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? अमलगम कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर देगा? देखिए लोहा के बारे में पूछा जा रहा है, माने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया कहां घटित होती है बच्चों? एक बार याद आपको करवा देते हैं। जब किसी अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है भाई लोहा किसको विस्थापित कर सकता है? जो उससे कम अभिक्रियाशील होगा। तो देखते हैं बच्चों, सोडियम तो ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये तो होगा नहीं। पोटेशियम भी ज्यादा अभिक्रियाशील, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम भी ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो बचा क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर डी यानी कॉपर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कॉपर हो जाएगा, क्योंकि ये लोहा से कम अभिक्रियाशील है। और लोहा किसको विस्थापित कर सकता है? जो उससे कम अभिक्रियाशील होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु पूछा जा रहा है भाई। तो देखते हैं भाई, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, यम वाला पार्टी है। कार्बन अलग पार्टी हो गया। कार्बन एक अधातु है। क्यों होता है अधातु? चलिए उसको समझा देते बच्चों। जितने भी धातु होते हैं उनकी लास्ट कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों? धातुओं के लास्ट कक्षा में 1 रहेगा, 2 रहेगा या 3। ये अगर रहता है तो धातु, और अगर ये नहीं रहता है तो अधातु। जैसे कार्बन कितने नंबर पे पाया जाता है? 6 नंबर पे पाया जाता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2,4 देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है? नहीं है, तो धातु नहीं है। धातु नहीं तो क्या होगा भाई? वो अधातु होगा। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं भाई, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो जल में क्या क्या मौजूद रहता है भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? अलग हो जाती है, यानी हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन गैस वहां उत्सर्जित होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब किसी धातु को जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सा गैस निकलती है बच्चों वहां से? हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। देखिए
जब विद्युत अपघटन विधि हम लोग लेते हैं ना, दो इलेक्ट्रोड उस पे रहता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो कैथोड पे शुद्ध धातु जमा होता है और एनोड पे होता है अशुद्ध धातु। तो इसमें पूछा जा रहा है भाई कि अशुद्ध धातु, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनोड में होता है अशुद्ध और कैथोड में होता है शुद्ध धातु की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। पारे का अयस्क होता है, पारे का अयस्क, पारा भाई किससे प्राप्त किया? बॉक्साइट से एल्युमिनियम हो जाएगा, हेमाटाइट से तो लोहा हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सिनेबार। सिनेबार जो है ना, इसके अंदर से पारा निकाला जाता है, ये अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके धुएं का जो रंग होता है बच्चों भूरा कलर का होता है। इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है कि उपधातु है? धातु तो होगा नहीं, अधातु भी नहीं होगा, उपधातु तो है नहीं, ये धातुओं का मिश्रण है। क्योंकि पीतल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? तांबा और जस्ता। पिताजी आप याद करके रख सकते हैं भाई। क्या याद करके आपको रखना है? पिताजी। पी से हो जाएगा पीतल, त से हो जाएगा ताम्र या तांबा, और जौ से हो जाएगा जस्ता। तो इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं। जो धातुओं के साथ मिक्स होकर बनाई जाती है उसे मिश्र धातु कहते हैं, उसमें एक से अधिक धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भाई कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? देखिए धातुएं तो हम लोग को पता है भाई, धातुएं क्या करती है? विद्युत और उष्मा का सुचालक का काम करती है, संचालन का काम करती है, चालन का काम करती है। लेकिन इन धातुओं में से पूछा जा रहा कौन सी ऐसी धातु है जो उष्मा और विद्युत को आसानी से गमन कर सकती है, बहुत ही फास्ट गमन कर सकती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा बच्चों? चांदी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। भाई वायुमंडल में कितने प्रतिशत CO2 पाई जाती है? तो इसका अगर सही उत्तर देखें बच्चों, इसका हो जाएगा 0.03%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 24। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? देखिए इसका दो तरह का प्रश्न ये पूछा जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कौन सा यौगिक बनता है? अगर स्थानांतरण बोला जाए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बनता है बच्चों वैद्युत संयोजी, जिसको हम लोग आयनिक यौगिक भी कह सकते हैं। और अगर साझेदारी का अगर बात करते हैं कि साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से कौन सा यौगिक बनता है या कौन सा बंधन बनता है, तो आपको जवाब देना है सहसंयोजक बंधन या सहसंयोजी यौगिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैद्युत संयोजी। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। भाई शुद्ध सोना, सोना जिसमें 100% सिर्फ सोना ही हो, दूसरा चीज कुछ ना हो, तो कितने कैरेट का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या हो जाएगा बच्चों? NaOH। और जब हम Zn से अभिक्रिया कर देंगे तो ये सोडियम जिंकेट का निर्माण करेगा। सोडियम जिंकेट अगर देखें भाई Na2ZnO2, तो ये जो पदार्थ है बच्चों इसका ये निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं भाई किसमें ये है, Na2ZnO। O2 नहीं है तो ये तो होगा नहीं बच्चों, Na ये तो होगा ही नहीं, Na ये भी नहीं होगा, Na2ZnO2 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करती है तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, धातुओं को जोड़ने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आप वेल्डिंग दुकान गए हैं कभी? देखिएगा जब वेल्डिंग किया जाता है, दो लोहे को लोहे से सटा दिया जाता है तो उससे कुछ गैस निकलती है। तो वहां पे कौन सी गैस निकलती है बच्चों? उसमें निकलती है एथाइन गैस, जिसको एसिटिलीन गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है? देखिए अम्लराज किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में एक्वारेजिया भी कहा जाता है। एक्वारेजिया क्या होता है बच्चों? इसमें HCl का 3 भाग होता है, ध्यान देना है।
HCl जो है उसका 3 भाग होगा और HNO3 जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं उसका 1 भाग होता है। और इसका जो अनुपात है अगर देखें तो 3:1 में ये पाया जाता है। इसके पास इतना पावर है कि ये धातुओं को अपने में मिश्रित कर सकती है, उसको घोल सकती है, उसको खराब कर सकती है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी धातु है जो इसके अंदर घुल सकती है, जो कमजोर होगी। तो कमजोर इसमें से क्या होगा भाई, इसमें से कमजोर होगा Au, जिसको हम लोग सोना के नाम से जानते हैं। ये सोना को भी क्या कर सकता है, घुला सकता है। अम्लराज इतना पावरफुल लिक्विड है, तेजाब से भी शक्तिशाली होता है ये। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों 29। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए अनुपस्थिति का बात किया जा रहा है। अनुपस्थिति में अगर हम लोग गर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं निस्तापन, और उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं भर्जन। तो अनुपस्थिति है तो बच्चों इसका हो जाएगा आपका निस्तापन। ऑप्शन तो दिया नहीं है, ऑप्शन इसका गलत है बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी सेम सेम कर दिया गया, यहाँ पे होना चाहिए निस्तापन। निस्तापन, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा निस्तापन। जब अनुपस्थिति में गर्म करते हैं निस्तापन, और उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, भर्जन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई 30 नंबर। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। देखिए आपको हम अभी बताएं अधातु और धातु कैसे पहचानेंगे। लास्ट में 1 2 3 है तो धातु है, लास्ट में क्या 1 है धातु है, लास्ट में 3 है धातु है, लास्ट में 2 है धातु है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखिए लास्ट में 5 है, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये अधातु हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण मतलब उससे सल्फाइड अयस्क प्राप्त किया जाता है, उससे धातु की प्राप्ति की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, जिसको झाग उत्प्लवन विधि भी कहा जाता है। इसके बाद वाला जो प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए अशुद्ध तांबा शुद्ध धातु कैथोड में पाया जाएगा और अशुद्ध धातु एनोड में पाया जाएगा। ये आपको हम बताए थे। और ये प्रक्रिया किस में होती है, ये होती है विद्युत अपघटनी विधि में। तो इसमें देख लेते हैं भाई ऑप्शन नंबर बी में ही हमको मिल जाएगा विद्युत अपघटन विधि। इस विधि द्वारा शुद्ध धातु और अशुद्ध धातु की प्राप्ति इलेक्ट्रोडों के माध्यम से कराई जाती है या की जाती है। अगला प्रश्न बच्चों है कि कौन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। भाई ये अधातु है लेकिन ये भी चमकता है। हम लोग पढ़े हैं धातु में ये गुण होता है कि कोई भी धातु हो उसको जब हम घिस देते हैं तो उसकी जो त्वचा होती है बाहरी त्वचा चमकने लगती है, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं है। कोयला को कितना भी घिसिए क्या वो चमकेगा, लाइट मारेगा, नहीं मारेगा। लेकिन इसमें बोला जा रहा है ऐसा होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं। हीरा, नाम सुने हैं डायमंड, ये तो चमकता हुआ पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए तो हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं। अभी आपको जल्दबाजी नहीं करना है, एक एक करके पढ़ लेना है, उसके बाद लास्ट में अपना उत्तर देना है। इसके बाद वाला अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, भाई ग्रेफाइट भी चमकीला पदार्थ होता है। इसके बाद है सी आयोडीन, आयोडीन भी क्या होता है, चमकीला पदार्थ होता है। इसका मतलब ए बी सी यानी सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों पदार्थ चमकीला होता है और चमकता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको जितने भी प्रश्न इसमें बताया जा रहा है उसको सही से घर में प्रैक्टिस करके जाना है, यही इस बार के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देख लेते हैं। सर्वाधिक आघातवर्धनीयता धातु कौन सा। आघातवर्धनीयता का अर्थ क्या होता है बच्चों, जब कोई धातु को चादर के रूप में बनाई जाती है या फैलाकर बनाई जाती है तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आघातवर्धनीयता कहते हैं। जब धातु के ऊपर लगातार प्रहार किया जाता है तो वो फैलने लगती है चादर के रूप में, इसी विधि को क्या बोलेंगे, आघातवर्धनीयता। जो धातु जितना मुलायम होगा उतना उसका आघातवर्धनीयता ज्यादा होगा। तो इसमें से अगर देखें भाई सबसे मुलायम धातु क्या हो जाएगा, सोना होगा, यानी सोना सबसे आघातवर्धीय धातु होता है। और तन्य धातु भी होता है, क्योंकि सोना इतना मतलब तन्य धातु है कि उससे हम तार आसानी से खींच सकते हैं। और ये तार कितना किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है मात्र 1 ग्राम सोने से। 1 ग्राम सोने से आप कितना किलोमीटर तार खींच सकते हैं, तो भाई 2 किलोमीटर सोच सकते हैं कितना लंबा होता है।
और कितना पतला होगा। तो यहाँ पूछा गया है भाई, अगला प्रश्न यही है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 2 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, सबसे कठोर पदार्थ। देखिए हमारे पास इसमें धातु भी है, अधातु भी है। तो आपको लग रहा होगा कि धातु सबसे कठोर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। सबसे कठोर पृथ्वी का अगर हम देखें तो कौन सा पदार्थ है? हीरा है, जो सोना, चांदी, लोहा, इन तीनों से ज्यादा कठोर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। भाई एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर धातु भी पाया जाएगा, अधातु के गुण भी पाया जाएगा, मतलब मिक्सचर होगा दोनों का, कॉम्बो। तो कॉम्बो कौन होगा भाई? धातु तो होगा नहीं, अधातु भी होगा नहीं, उपधातु। देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर धात्विक गुण भी मौजूद होती है और अधात्विक गुण भी मौजूद होती है, इसीलिए इसको कहते हैं उपधातु। इसका कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा, गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों 38, पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? भाई पृथ्वी के अंदर एक ऐसा पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ के अंदर धातु की मात्रा पाई जाती है, तो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा बच्चों अयस्क। जिस खनिज के अंदर धातु की मात्रा मौजूद होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अयस्क के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 39, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? भाई अयस्कों में जो अशुद्धि पाई जाती है, क्योंकि अयस्क के अंदर पूरा पूरा धातु तो नहीं रहता है, उसमें कुछ मात्रा में अधातु भी मौजूद रहता है। तो जब उसको हम हटाते हैं तो उस अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे उसको गैंग कहा जाता है। गैंग के नाम से यहाँ पे जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? सोल्डर किसका बना होता है? सोल्डर अभी बताएं आपको कि सोल्डर एक मिश्र धातु होती है जिसमें सीसा और टीन मिलकर इसका निर्माण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है 41, भाई सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट है ये, निम्नलिखित में किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसका हम उत्तर इससे पहले वाले स्लाइड में बताए थे। भाई एक ऐसा धातु होता है जो बहुत ही मुलायम होता है, उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, उसका नाम क्या है? सोडियम। और लिथियम को भी हम काट सकते हैं, तो इसमें तो सोडियम है नहीं, तो यानी लिथियम है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? लिथियम हो जाएगा। लिथियम सोडियम मुलायम धातु होती है, इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो बच्चों आपको बताना ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम के मौसम में हो, टाइम तो बचा कम है। एग्जाम के मौसम में टाइम तो बचा कम है, तू घर से निकल आया, ट्यूशन भी नहीं आया। तो कहाँ गया था रे?